नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, वेलकम, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हमारे चैनल पर। आज हम आपका मन पसंदीदा टॉपिक लेके आए हैं। बताओ आज आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपका मन पसंदीदा टॉपिक क्या है? आप गैस करिए कि हम क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे। क्लास शुरुआत करने से पहले हम आपको एक मोटिवेशनल शायरी सुनाते हैं। मोटिवेशनल शायरी ये है कि ऐसे ही नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, ऐसे ही नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। उनके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, न दिन देखना पड़ता है न रात देखनी पड़ती है। लगातार अपने पथ की ओर अग्रसर होने के लिए हमें लगातार दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपका मन पसंदीदा टॉपिक लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है कैलेंडर। और कैलेंडर की ना केवल एक क्लास या दो क्लास चलेगी, बल्कि इसकी आज एक ही क्लास डालेंगे जो भी चलेगी महामैराथन। देखते हैं कितनी घंटे तक ये क्लास चलेगी। आज हम आपको पूरा का पूरा कैलेंडर टॉपिक पढ़ाएंगे। और दोस्तों, ऐसा कैलेंडर टॉपिक पढ़ाऊंगा कि आपकी जुबानी याद रखेगी कि आप बताना आपको पसंद आया नहीं आया। लेकिन मेरी एक विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं और यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैप्टर आपको जब भी समझ में आएगा। जब जहाँ तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो पूरी वीडियो देखना कैलेंडर की, तब आप बताना कि कैलेंडर टॉपिक में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं होता है रीजनिंग का। ऐसा जादूगर बना दूंगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे महान जादूगर बन जाओगे आप। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम आपके मन पसंदीदा चैप्टर की शुरुआत करते हैं कैलेंडर की। और इसकी महामैराथन क्लास देखने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट। ऐसा चैप्टर पढ़ा दूंगा कि आप तो कहे कैलेंडर में आपकी स्पीड इतनी स्पीड बन जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन क्लास पूरी लेना, कैलेंडर का बादशाह बना दूंगा आपको। हम आपको सब ट्रिक बताएंगे। ट्रिक लंबी भी है तो उसको हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। जो सवाल 1 मिनट 2 मिनट लेता था वो मात्र सिर्फ 5 या 10 मिनट में आप उस सवाल को ना कर देना। तो मेरा नाम बदल देना। और यदि क्लास सही ना लगे तो मुझे बता देना, कमेंट भी कर देना। उससे अगले दिन क्लास बनाना बंद कर दूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं मेरी मन खुशी से सिर्फ और सिर्फ आज की एक क्लास बना रहा हूँ कैलेंडर की। इसके बाद में मैं कभी यूट्यूब पर क्लास ना डालूंगा, क्योंकि मैं, चलो इस कारण जानने के लिए आपको कोई दिक्कत, आप रहने दो इस बात को। तो मैं सिर्फ एक ही क्लास डालूंगा और कैलेंडर टॉपिक की जो आज महामैराथन चलेगी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट। याद है ना मोटिवेशनल शायरी क्या थी कि ऐसे ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, इनके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम हमारे कैलेंडर टॉपिक की शुरुआत। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब करते हैं हम कैलेंडर टॉपिक शुरुआत। देखिए दोस्तों,
वर्तमान समय में हम जिस कैलेंडर का यूज कर रहे हैं वो उस कैलेंडर की शुरुआत 1 जनवरी 001 सन की सन से इसकी स्टार्ट हुई थी। यानी एक तारीख 1 जनवरी और पहली साल फर्स्ट ईयर को इसकी शुरुआत हुई थी। और हमारा कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म के आधार से ही हमारे कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस समय से हमारे कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, हम एक एक कैलेंडर के बारे में जानते हैं और कैलेंडर की हम शुरुआत करते हैं। ऐसे तो देखो दोस्तों, कैलेंडर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला कैलेंडर आता है, एक कैलेंडर होता है हिंदी में जिसको हम कहते हैं पंचांग कैलेंडर। और दूसरा कैलेंडर होता है दोस्तों, वो होता है इंग्लिश कैलेंडर। पंचांग कैलेंडर दोस्तों किस पर आधारित होता है? पंचांग कैलेंडर होता है दोस्तों चंद्रमा पर आधारित। और इंग्लिश कैलेंडर होता है सन पर आधारित। हमारे जितने भी ऋषि मुनि है, हमारे जैसे हमारे नाम रखते हैं, वो हम किस कैलेंडर के आधार पर हमारे जन्म कुंडली देख करके हमारे नाम रखे जाते हैं, वो होता है हमारा हिंदी कैलेंडर यानी पंचांग कैलेंडर, जिसमें हमारी राशि के बारे में बताया गया है। जैसे मेघ वृश्चिक ये राशि होती है, उनके आधार पर ही ऋषि मुनियों के द्वारा हमारे नाम रखे जाते हैं। ये चांद पर आधारित होता है और इंग्लिश कैलेंडर सन पर आधारित होता है। इसी के आधार पर चांद पर आधारित होने के कारण ये इसमें हमारी क्या दिख जाती है, हमारी राशि यानी हमारा नाम रखा जाता है। इसलिए चंद्रमा पर आधारित होने के कारण यह कैलेंडर हमारा मून साइन कहलाता है। इससे हमारे नाम रखा जाता है इस कैलेंडर के आधार पर। अब आता है दोस्तों इंग्लिश कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर की बात करूं तो इंग्लिश कैलेंडर होता है चंद्रमा पर सन पर आधारित। और इस सन इसके आधार पर क्या किया जाता है? इस कैलेंडर के आधार पर, इस कैलेंडर के आधार पर हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारी जो जन्म तिथि होती है उसके आधार पर यह कैलेंडर चलता है। हमारे नाम के आधार पर चलता है पंचांग कैलेंडर और हमारे डेट ऑफ बर्थ के आधार पर चलता है हमारा इंग्लिश कैलेंडर। ये चंद्र सन पर आधारित होता है और इससे हमारी DOB डेट ऑफ बर्थ आती है, इसलिए इसको हम सन साइन के नाम से जानते हैं। इट इज गॉट इट गुड इट। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपके लिए आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों। इट इज गॉट इट कि कैलेंडर हमने दो भागों में बांटे हैं। एक कैलेंडर होता है हिंदी जिसको हम पंचांग कैलेंडर कहते हैं, एक होता है इंग्लिश कैलेंडर। पंचांग कैलेंडर मून पर आधारित होता है, इसके आधार पर ऋषि मुनियों द्वारा हमारे नाम रखे जाते हैं। जैसे हमारे मेष वृश्चिक राशि, उनके आधार पर हमारे नाम रखे जाते हैं। दूसरा होता है इंग्लिश कैलेंडर जो कि सन पर आधारित होता है, इसलिए ये हमारी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर चलता है। जो हमारी जन्म तिथि होती है ये हमारा मून साइन कहलाता है क्योंकि सन पर आधारित है, और ये मून साइन कहलाता है क्योंकि ये मून पर आधारित है पंचांग कैलेंडर। इट इज गॉट इट, इट इज गॉट इट। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब हम आपको कौन सा कैलेंडर पढ़ाएंगे, हम आपको इतना और बता दें। देखो दोस्तों, इस कैलेंडर को पढ़ने से हमें कोई फायदा नहीं है, ये कैलेंडर हमारे आते ही नहीं है। टॉपिक हमारे रिदम टॉपिक में ये कैलेंडर पढ़ाया नहीं जाता है, ये कोई काम का ही नहीं है, ये हमारे नहीं, ये हमारे आता ही नहीं है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इंग्लिश कैलेंडर, क्योंकि ये हमारे DOB के आधार पर चलता है। तो आज हम कौन सा कैलेंडर पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इंग्लिश कैलेंडर, पंचांग कैलेंडर हम नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इंग्लिश कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। अब आपको बताएंगे कि इंग्लिश कैलेंडर शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। देखिए दोस्तों, ये जो इंग्लिश कैलेंडर होता है जो हमारे DOB के आधार पर चलता है, हमारी जन्म तिथि के आधार पर चलता है। तो हमारे देश में जो कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 1 जनवरी पहली साल को, क्योंकि इस दिन किसका जन्म हुआ था?
ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसलिए हमारे कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म के आधार पर ही मानी जाती है। और यह हमारा कैसा कैलेंडर कहलाता है? यही हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है, क्योंकि ये ईसा मसीह के आधार पर चला था। ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ईसा मसीह के जन्म के आधार पर चला था। कैलेंडर शुरुआत 1 जनवरी की सन 1 से हुई थी, क्योंकि ये ईसा मसीह का इस दिन जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के आधार पर चला था। पुरातात्विक स्रोताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो दोस्तों 26 दिसंबर को हुआ था, ऐसा माना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में ईसा मसीह का जन्म 1 जनवरी सन 1 को माना जाता है, और उसी से हमारे कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। इसके बाद में दोस्तों इसमें कई शब्दों का भी यूज किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में जो चल रहे कैलेंडर, उस कैलेंडर में एक शब्द यूज किया जाता है एडी। एडी शब्द का मतलब होता है ईस्वी, यानी इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन शब्द है जो हमारी ईस्वी को बताता है, वर्तमान समय में जो चल रही है ईस्वी। लेकिन इससे पहले के बारे में बात करें, जिस समय हमारे देश के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक गहलोत, अशोक, उन सभी का जो जन्म हुआ था, उस समय जो ईस्वी चलती थी वो दोस्तों उल्टी चलती थी। ईसा मसीह का जन्म हमने आपको बताया था कि वो 1 जनवरी सन 1 को हुआ था। इससे पहले जो कैलेंडर चलता था उसमें एक शब्द जुड़ा रहता था, वो शब्द जुड़ा रहता था बीसीई, जिसका मतलब होता है बी फॉर कॉमन एरा, और एक होता है सीई। सी का मतलब होता है कॉमन एरा, और एक होता है बीसी का मतलब बी फॉर कॉमन एरा, यानी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, जैसे मैंने एक डेट लिखी 325 ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से 325 साल पहले ऐसा कुछ घटना घटित हुई थी, उसके आधार पर ये चलता था। तो वर्तमान समय में जो कैलेंडर है उसमें एडी शब्द है, एनो डोमिनी, जो अपने आप में एक लैटिन शब्द होता है, जो वर्तमान समय में चल रही डेट के आधार पर एडी शब्द जोड़ा जाता है, जो ईस्वी को बताता है। लेकिन वर्तमान समय में से पहले के जो कैलेंडर चलते थे वो कैलेंडर बीसी के आधार पर चलते थे, यानी बी फॉर कॉमन एरा के, जिसको हम ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, उसके आधार पर चलते थे दोस्तों। और उसमें डेट कैसे चलती थी? जैसे वर्तमान समय में डेट चलती है 1 2 3 4 5। पहले डेट दोस्तों ऐसे नहीं चलती थी। पहले हमारे देश में जो मतलब पहले जो डेट की शुरुआत हुई थी वो 5 लाख से हुई थी। 5 लाख ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था डेट, जिसमें जैसे उसमें डेट ऐसे चलती थी, जैसे 500 ईसा पूर्व उल्टी चलती थी, 499 ईसा पूर्व, 899 ईसा पूर्व, 498 ईसा पूर्व, ऐसे उल्टी चलती थी डेट। जैसे हम उल्टी गिनती बोलते हैं उसके आधार पर डेट चलती थी। इट इज गुड इट, यहाँ तक आपकी समझ में आई होगी। तो ये तो हमने आपको कैलेंडर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब यहाँ से हम दोस्तों कैलेंडर टॉपिक की करते हैं शुरुआत। हम बिल्कुल आराम से चींटी की चाल से चलेंगे और हम आपको एक एक शब्द समझाएंगे। देखिए दोस्तों, जो कैलेंडर होता है, हम बात कर रहे थे इंग्लिश कैलेंडर की। तो दोस्तों जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर शब्द ये दोस्तों 2 वर्षों में बटा होता है। इसमें एक वर्ष होता है लीप ईयर और एक वर्ष होता है एलीप ईयर। लीप वर्ष को अदीप वर्ष भी कहते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों जो कैलेंडर शब्द होता है वो 2 वर्षों में बटा होता है। एक वर्ष होता है लीप वर्ष, एक होता है अदीप वर्ष। जैसे एक वर्ष तो होता है 365 डेज का,
और एक होता है 366 डेज का। दोस्तों जो 365 डेज का जो दिन होता है, ये एक वर्ष होती है जिसमें 365 डेज होते हैं। ये दोस्तों ये कैलेंडर होता है हमारा, कौन सा कैलेंडर? नॉर्मल ईयर्स। यानी साधारण वर्ष, या इसी को तुम एलीप वर्ष भी कहते हो। इसमें क्या होता है दोस्तों, 365 डेज का एक कैलेंडर है, 365 दिन का होता है। तो इसमें दोस्तों जो फरवरी तारीख है वो इसमें 28 दिन की आती है। दूसरा कैलेंडर होता है दोस्तों जो होता है 366 डेज का। ये कैलेंडर होता है दोस्तों हमारा लीप वर्ष। लीप ईयर। और इसी को दोस्तों एलीप अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने क्या बताया दोस्तों, कैलेंडर दो भागों में बटा होता है, एक होता है 365 डेज का, एक होता है 366 डेज का। 365 डेज का होता है नॉर्मल ईयर, जिसको हम साधारण कैलेंडर भी कहते हैं या एलीप वर्ष कैलेंडर भी कहते हैं। इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। एक होता है 366 डेज का कैलेंडर जो कि एक लीप वर्ष कैलेंडर होता है। इसका दूसरा नाम अधिवर्ष भी होता है। और इसमें दोस्तों जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। तो यहाँ तक दोस्तों आपके आज समझ में आ गई होगी। अब लीप वर्ष और लीप वर्ष में क्या फ़र्क है ये भी हम देखते हैं दोस्तों। हमने एक चीज़ नोटिस करते हैं दोस्तों, जो एलीप जो कैलेंडर होता है, एलीप वर्ष का कैलेंडर, ये कैलेंडर कितने साल में रिपीट होता है? ये कैलेंडर हर 4 साल मतलब दोस्तों इसमें जो लीप वर्ष होती है, सॉरी, इसमें जो लीप वर्ष होती है वो हर 4 साल में आती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे मैंने लिखा 2004, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 1882, 1992 और 1776। तो अब इसमें हम चेक करते हैं दोस्तों कि कौन सा कैलेंडर लीप वर्ष है और कौन सा ए लीप वर्ष है। तो इससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, लीप वर्ष कैलेंडर वो कैलेंडर होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए, तो ये भी याद रख लेना। और रिमाइंडर क्या आए? रिमाइंडर 0 आए। 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वो कैलेंडर होता है लीप वर्ष। और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग न जाए वो होता है ए लीप वर्ष। एक चीज़ नोटिस की होगी, हमने बताया था कि लीप वर्ष में 29 तारीख होती है और ए लीप वर्ष में 28 तारीख होती है। इट इज़ गॉट इट। और हम आपको बताएंगे कि हर 4 साल बाद में कैसे लीप वर्ष कैलेंडर आता है। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको कुछ सन दे रखी है। अब इनसे हम देखते हैं कि कौन सा सन लीप ईयर है और कौन सी सन लीप ईयर नहीं है। लीप वर्ष को ज्ञात करने का एक तरीका बताता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने जैसे एक डेट लिखी 2004, तो लीप वर्ष कैलेंडर पता कैसे लगेगा हमें? तो लास्ट की दो डिजिट हमें देखनी है। लास्ट के कितने डिजिट? 2 डिजिट। जैसे 2004 में लास्ट की 2 डिजिट है, इसमें हम क्या करेंगे, 4 का भाग दे के चेक करेंगे। जैसे हमने 4 का भाग दिया तो 4 का भाग पूरा पूरा गया, तो इसका मतलब ये कैलेंडर कैसा है? ये कैलेंडर एक लीप वर्ष कैलेंडर है। उसी प्रकार से जैसे हमने एक डेट ली 1488 ली, अब हमें ये पता लगानी है कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो लास्ट के क्या करेंगे, 2 डिजिट लेंगे। इस 2 डिजिट में हम 4 का भाग देंगे। 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी पूरा पूरा भाग गया।
तो रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। ऐसे कन्फ्यूज़न मत हो जाना कि ऐसे भाग दे दो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। हाँ जी, बच गए बस भागफल। ना 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 ना, यदि पूरा पूरा भाग जा रहा है, जैसे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मतलब पूरा भाग गया, तो रिमाइंडर हम 0 ही मानेंगे, 0 बच रहा है, तो ये एक लीप ईयर है। इसमें कोई भागफल शेषफल नहीं चलेगा। इसमें हमने दिया ना, तो भागफल नहीं चलेगा इसमें। जैसे 4 का पूरा पूरा भाग गया तो रिमाइंडर वो 0 ही आएगा, तो ये एक लीप ईयर हो गया। जैसे एक और सन देखो, जैसे मैंने लिखा 1464। अब इसमें हमने इसका पता लगाते कि लीप ईयर नहीं है, तो 4 का भाग देंगे, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे, आगे के 2 उनको हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 का भाग दो, जैसे मैंने बोला 4 एकम 4, एक बार गया, कितने बचे, 2 बचे, 4 पंजे 20, 4 सका 24। इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग गया, तो 4 का, तो ये कैसा कैलेंडर है, ये एक लीप ईयर कैलेंडर है। तो यहाँ तक आपके समझ में आई दोस्तों। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सी सन लीप ईयर है और कौन कौन सी सन ए लीप ईयर है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट लेना है। हमने 2 डिजिट ली, इसमें हमने 4 का पूरा पूरा भाग दिया, तो 4 का पूरा पूरा भाग गया। इसका मतलब ये कैसा कैलेंडर है, ये एक लीप वर्ष कैलेंडर है। और इसमें लीप वर्ष में फरवरी कितनी तारीख होती है, 29 तारीख की, तो इसका मतलब इसमें 29 तारीख, इसमें फरवरी 29 तारीख की है। इट इज़ गुड इट, इट इज़ गुड इट। ये क्या लीप वर्ष कैलेंडर है, 4 के पूरा पूरा भाग दो, 2 डिजिट में नहीं जा रहा, तो ये एक लीप वर्ष कैलेंडर नहीं है। कैसा कैलेंडर है, ए लीप वर्ष कैलेंडर है। फरवरी कितनी तारीख आएगी इसमें, इसमें फरवरी 28 तारीख की आएगी। उसी प्रकार से इसे चेक करो 2003 को, 2003 में हमने भाग दिया, कितने का, 4 का, नहीं जा रहा, तो ये भी एक एलिपर्स कैलेंडर है, फरवरी 28 तारीख की। इसमें भाग दिया, नहीं जा रहा, ये भी एक एलिपर्स कैलेंडर है। 2006 में दिया, नहीं जा रहा, ये भी एक एलिपर्स कैलेंडर है। अब लास्ट के 2 डिजिट, 2008 में 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 का भाग चले गया, तो ये एक लीपर्स कैलेंडर है। इसमें फरवरी कितनी तारीख की है, 29 तारीख की। फिर 1882 में 2, 4 का भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, आगे कुछ भी नहीं है, नहीं जा रहा, एलिपर्स कैलेंडर, फरवरी 28 तारीख की। 1992 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता। देखिए दोस्तों, 4 दूनी 8, एक बचा, 4 तिया 12, मतलब जा रहा है, तो लीप वर्ष 1776 में जा रहा है। देखिए दोस्तों, 4 एकम 4, कितने बचे, 3 बचे, 4 नाम 36, मतलब पूरा पूरा जा रहा था, ये भी एक लीप वर्ष है। और इसमें फरवरी कितनी तारीख की है, 1776 में 29 तारीख की। तो यहाँ तक आप क्या ही समझ में कि दोस्तों, जिसमें यदि पूरा पूरा भाग चले जाए लास्ट के 2 डिजिट में 4 का, तो वो तो एक लीपर्स होगा, जिसमें फरवरी 29 तारीख होगी। और जिसमें भाग ना जाए वो एक एलीपर्स है, और उसमें फरवरी 28 तारीख होगी। तो यहाँ तक हम समझते हैं दोस्तों, आपके समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ नोटिस की दोस्तों आपने, देखो यहाँ पर 2004 है, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये 2008 है, इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 4 और 8 में कितना डिफरेंस है सर, 4 साल का डिफरेंस है। तो इसका मतलब एक बात हमेशा याद रख लेना, जैसे कि 4 साल के बाद में लीप ईयर कैलेंडर आता है। जैसे पहले 4 साल में आएगा, फिर इसमें 4 जोड़ देंगे तो 8 साल का, फिर दूसरा 8 साल में आएगा, या फिर दूसरा 8, मतलब जैसे यहाँ पर एक डेट लिखो, जैसे मैंने एक डेट लिखी 2004, इसको मत देखो, और 4 साल में आएगा। जैसे मैंने लिखा 2004, तो 2004 का कैलेंडर एक लीप ईयर कैलेंडर है, इसमें 4 वर्ष जोड़ेंगे, तो 2008 का कैलेंडर एक लीप ईयर वर्ष होगा। फिर 4 जोड़ेंगे, जैसे 2012 कैलेंडर लीप ईयर होगा, फिर 4 जोड़ेंगे, 2016 का कैलेंडर लीप ईयर होगा। इस प्रकार से हर 4 साल में जुड़ते जाते हैं और लीप ईयर कैलेंडर आता जाता है। तो जैसे पहले 4, फिर 4 जोड़ा 8 हो गया, फिर 12, फिर 16, फिर 20, इस प्रकार से चलते रहते हैं सन, जैसे हमने आपको बताई थी, और हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे यहाँ तक आपकी समझ में आई होगी। छूटी करियो रच को। चलिए दोस्तों, थोड़ी समस्या आएगी, कर भी क्या सकते हैं। तो यहाँ तक आप क्या ही समझ में दोस्तों कि लीपर्स और एलीपर्स क्या होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे।
जैसे हमने सन के बारे में जाना, उसी प्रकार से दोस्तों अब हम शताब्दी के बारे में बात करते हैं कि लीप सेंचुरी ईयर, लीप शताब्दी वर्ष क्या होती है, क्या नहीं होती है, उसके बारे में याद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने बताया था कि लीप वर्ष याद करने के लिए 4 का भाग देते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में यदि पूरा पूरा भाग चले जाए, रिमाइंडर 0 आता है तो वो एक लीप वर्ष है, और ना जाए तो वो एक लीप वर्ष है। उसी प्रकार से अब आगे देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम किसके ऊपर, लीप सेंचुरी ईयर। लीप शताब्दी वर्ष। अब लीप शताब्दी वर्ष कौन कौन सी शताब्दी होती है जो लीप वर्ष होती है, कौन कौन सी शताब्दी है जो लीप वर्ष नहीं होती है, वो हम याद करते हैं। तो पहले तो हमने सन याद की थी, जैसे 2004 2008, ये कोई लीप वर्ष नहीं है, मतलब शताब्दी वर्ष नहीं है, वो तो सिर्फ ईयर है। लेकिन अब बात करते हैं हम शताब्दी के ऊपर कि लीप सेंचुरी ईयर, लीप शताब्दी वर्ष कौन कौन सी होती है और लीप शताब्दी वर्ष कौन कौन सी होती है, वो हम याद करते हैं। तो जैसे दोस्तों हम कुछ लीप वर्ष लिख रहे हैं, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000। ये हमने कुछ शताब्दी वर्ष लिख दिए। तब इनमें से यही होते हैं दोस्तों शताब्दी वर्ष। जैसे एक डेट है जैसे 1994, तो ये कोई शताब्दी, 1946, ये कोई शताब्दी वर्ष नहीं है दोस्तों, ये तो सिर्फ ईयर एक वर्ष हो रही। लेकिन हाँ, यदि 100 लिखा जाए 100 वर्ष, तो इसे ये शताब्दी वर्ष होते हैं जिनके पीछे 2 डिजिट के अंक होते हैं, 0 के, वो शताब्दी वर्ष होती है। तो जैसे 2400 हो गई, ये एक शताब्दी वर्ष है। यदि 2401 लिख दियोगे तो ये सिर्फ एक वर्ष है, ना कि शताब्दी वर्ष। यहाँ तक आई समझ में? तो आगे देखो दोस्तों, ये हमने कुछ शताब्दी वर्ष लिखी है। अब इनमें हम याद करते हैं कि कौन कौन सी वर्ष शताब्दी वर्ष होती है, यानी लीप वर्ष होती है, और कौन कौन सी वर्ष लीप वर्ष होती है। जैसे हमने आपको बताया था तो जो लीप वर्ष होता है उसमें हमने 4 का भाग दे करके रिमाइंडर 0 निकाला था। उसी प्रकार से हमें क्या करना है दोस्तों, जो लीप शताब्दी वर्ष है उसमें हमने एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, वो क्या नोटिस कर रहे हैं आप सोचो दोस्तों। हमें देख रहे हैं सर इसके पीछे 2 0 है, सब में है दोस्तों ना, तो ये क्या है, ये शताब्दी वर्ष है। तो हमने जैसे उसमें दिया था 4 का भाग, तो इसमें हम क्या करेंगे, कितने का भाग देंगे, तो ये शताब्दी वर्ष है तो इसमें हम जैसे 4 है, सबके पीछे 2 डिजिट है, तो कुछ भी नहीं सर, पीछे 2 डिजिट लगा दो, यानी 400 का भाग दे करके क्या निकालेंगे, हम 400 का भाग दे करके क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। और रिमाइंडर हमारे यदि 0 आएगा तो वो क्या होगी, हमारी एक शताब्दी वर्ष है। और यदि 4 का पूरा पूरा भाग ना जाए तो वो हमारी एक शताब्दी वर्ष, यानी वो हमारी एक लीप वर्ष है। 400 का पूरा पूरा भाग जाए तो लीप वर्ष, और यदि 400 का पूरा पूरा भाग ना जाए तो वो एक लीप वर्ष होती है। लीप वर्ष में तो हमने 4 का भाग देकर के रिमाइंडर निकाला था। लीप शताब्दी वर्ष में हम 400 का भाग देकर के रिमाइंडर 0 निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक एक चीज चेक करते हैं हम कि कौन कौन सी हो सकती है, कौन कौन सी नहीं हो सकती है। जैसे सबसे पहली वर्ष आती है लीप शताब्दी वर्ष में 100। तो 100 क्या एक लीप शताब्दी वर्ष है या नहीं है, ये देखिए दोस्तों। इसमें दोस्तों 100 का तो 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो 400 छोटी है, तो ये कभी भी एक लीप शताब्दी वर्ष नहीं हो सकती। तो कौन सी है, एक लीप शताब्दी वर्ष है। 200 भी नहीं है दोस्तों, 200 में पूरे पूरा भाग नहीं जा रहा है। 300 में नहीं जा रहा है, क्या 400 में जा रहा है? हाँ, मैं देख के चेक करता हूँ, 400 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। 400 में आ गए दोस्तों, रिमाइंडर 0 आया, तो 400 दोस्तों एक लीप शताब्दी वर्ष है। कैसी है, एक लीप शताब्दी वर्ष है। यहाँ तक आप क्या ही समझ में दोस्तों। आगे देखते हैं 500। 500 में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, ये नहीं है। 600 में जा रहा है, नहीं है। 700 में नहीं जा रहा,
800 में जा रहा है, हाँ दोस्तों 800 में जा रहा है। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो मतलब 800 एक लीप शताब्दी वर्ष है। 900 में जा रहा है, नहीं जा रहा। 1000 में नहीं जा रहा। 1100 में जा रहा है, नहीं जा रहा। 1200 में जा रहा है, हाँ दोस्तों 1200 में जा रहा है। 4 तिया 12, तो ये एक लीप शताब्दी वर्ष है। 1300 में नहीं, 1400 में नहीं, 1500 में नहीं, 1600 में जा रहा है। 416, हाँ दोस्तों जा रहा है, तो 1600 भी एक लीप शताब्दी वर्ष है। 1700 में नहीं जा रहा। 1800 में नहीं, 1900 में नहीं, 2000 में जा रहा है, तो ये भी एक लीप शताब्दी वर्ष है। 4 पंजू 20, मतलब 400 का पूरा पूरा भाग गया, तो ये क्या आ गया, एक लीप शताब्दी वर्ष है। आप एक चीज़ कन्फ्यूजन में मत हो ना, कि जैसे 2000 लिखा मैंने, 2000 मैंने 400 का पूरा पूरा भाग दिया, तो 5 बार गया। अरे ये 5 से हमें कोई मतलब नहीं है। 500 का मतलब यहाँ पर तुम वो मत समझ लेना कि 5 भागफल है, भागफल नहीं है। 400 का बस भाग जाना चाहिए, तो 400 का भाग जा रहा है ना, कि 4 पंजो 20, मतलब गया, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। यदि इसमें भाग नहीं गया ना, तो फिर रिमाइंडर नहीं आएगा। इसमें मतलब पूरा पूरा भाग गया, तो वो क्या है, रिमाइंडर 0 है। और पूरे पूरे भाग नहीं जाएगा, तो हम जानते हैं फिर तो 0 ना कर कुछ और ही अंक आएगा। जैसे मान लो ये 1900 तारीख है, 1900 में 400 को भाग देना, 1900 में 400 को भाग देंगे तो कितने बार जा रहा है, 416, 4 बार गया। अब इसके बाद में कितना बचा, 416, 16 हो गए, 300 बच गए। अब 300 में क्या पूरा पूरा भाग जा रहा, नहीं जा रहा, तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया है, तो ये एलिप शताब्दी वर्ष है। रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मतलब एलिप शताब्दी वर्ष हो गई। यदि रिमाइंडर 0 आता तो एक शताब्दी वर्ष, एक शताब्दी वर्ष हो जाती। तो यहाँ तक आपके दोस्तों समझ में आई होगी। एक मिनट दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों आपके लीप वर्ष, एलिप वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष, एलिप शताब्दी वर्ष आपकी समझ में आई। कुछ एग्जाम्पल दोस्तों आप अपने मन से सोचना और उनको रफ में नोट करके आप उनको सोल्व करने की कोशिश करना कि कौन सा वर्ष शताब्दी वर्ष है, कौन सा नहीं है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा वर्ष शताब्दी वर्ष होता है, कौन सा नहीं होता है, कौन सा लीप है, कौन सा लीप है। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। जैसे मैं एक वर्ष लिखता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने लिखा, आज मान लो दोस्तों एक वर्ष है जैसे 2023। अब इस हम 2023 को हम क्या लिख सकते हैं कि मतलब कौन सी शताब्दी का कौन सा वर्ष होता है ये। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, आज मान लो कि 2023 है। अब हम 2023 को हम आपको बताएंगे कि कौन सी शताब्दी का कौन सा वर्ष होता है। जैसे ये 2023 है, 2023 हम जानते हैं दोस्तों शताब्दी वर्ष 100, 200, 300 ये हमारी शताब्दी वर्ष होती है। तो उसी प्रकार से जो 2023 है, अब बताना हम सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। तो दोस्तों 2023 है वो क्या है कि वो 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी का 23वां वर्ष है। 21वीं शताब्दी का 23वां वर्ष है। जैसे 1901 से लेकर के 2000 तक, ये दोस्तों हमारी 20वीं शताब्दी है। जैसे मैंने कोई डेट लिखी, मान लो जैसे मैंने 1946 लिख दी, तो इस 1946 का आप क्या बोलोगे, हम बोलेंगे कि सर ये जो 1946 है ये 20वीं शताब्दी का कौन सा वर्ष है, 46वां वर्ष है। उसी प्रकार से आज यदि हमने ईयर 2023 माना है, तो वो कौन सी शताब्दी का कौन सा वर्ष हो जाएगा, 2023 जो चल रहा है वो 21वीं शताब्दी का 25वां वर्ष है। 23वां वर्ष है। इट इज़ गॉट इट। जैसे 2025 है,
2025 कौन सी ईयर का कौन सा वर्ष होगा? देखिए दोस्तों, 2025 है ना, ये भी दोस्तों 21वीं शताब्दी का 25वां वर्ष है। करेक्ट। यहाँ तक दोस्तों आप क्या ही समझ में? तो जैसे हमने लिखा था कि आज यदि 2023 है मान लो, तो 2023 कौन सी शताब्दी का कौन सा वर्ष होता है? 2000 जो 23 है वो 21वीं शताब्दी का 23वां वर्ष होता है। अब हम आपको कुछ डेट दे रहे हैं, वर्ष देंगे, उस वर्ष में से आप पता लगाना कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है, या कौन सा शताब्दी है लीप वर्ष है, कौन सा है लीप वर्ष है। और अभी ये भी बताना कि किसमें फरवरी 28 तारीख की होती है और किसमें फरवरी 28 तारीख की नहीं होती है। और हम आपको एक चीज़ नोटिस करा देना चाहते हैं दोस्तों, वो क्या बताना चाहते हैं हम आपको, जैसे जैसे 1392 एक वर्ष है, इसमें जब हमने 4 का पूरा पूरा भाग दिया, रिमाइंडर 0 निकल के आया, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। देखिए दोस्तों, 4 दूनी 8, एक बचा, 4 तिया 12, मतलब पूरा पूरा भाग गए, तो एक रिमाइंडर एक बचा। इसमें फरवरी 29 तारीख की आई है और ये एक लीप वर्ष है। उसी प्रकार से हमेशा याद रख लेना, यदि दोस्तों कोई भी शताब्दी वर्ष है, यदि जैसे 2001 शताब्दी वर्ष है, थोड़ी देर के लिए 2000 हो गई, जैसे एक और मान लो जैसे 12 से एक शताब्दी वर्ष है, तो यदि याद रख लें दोस्तों, यदि इसमें लीप वर्ष में तो हम 4 का भाग देकर के रिमाइंडर निकालते थे, लेकिन यदि शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग चले जाता है तो वो एक लीप शताब्दी वर्ष होती है और उसमें रिमाइंडर 0 आता है, तो वो एक लीप शताब्दी वर्ष होगी। 400 का पूरा भाग देने पर रिमाइंडर यदि 0 आया तो वो एक लीप शताब्दी वर्ष होगी। तो फिर भी हमेशा याद रखना, जब यार 400 का पूरा भाग देकर के रिमाइंडर 0 आया, लीप शताब्दी वर्ष है, तो दोस्तों इस लीप वर्ष में भी, लीप शताब्दी वर्ष में भी फरवरी कितनी तारीख होगी? 29 तारीख होगी। जैसे 4 में 29 तारीख की थी फरवरी एक लीप वर्ष में, उसी प्रकार से एक लीप शताब्दी वर्ष में फरवरी 29 तारीख होगी। और यदि 400 का पूरा पूरा भाग ना जाए, वो एक एलीप वर्ष होती है। जैसे 1400 है, इसमें 400 पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो एक एलीप वर्ष है। तो दोस्तों इसमें जो फरवरी होगी वो एक 28 तारीख होगी। इसी प्रकार से हमने आपको एक एलीप वर्ष में बताया था कि एलीप वर्ष जैसे 1492, 1493 मान लो, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये एक एलीप वर्ष है, इसमें फरवरी 28 तारीख की होती है। इसी प्रकार से एक एलीप शताब्दी वर्ष में फरवरी 28 तारीख होगी और एक लीप शताब्दी वर्ष में फरवरी 29 तारीख होगी। यहाँ तक दोस्तों आप क्या ही समझ में? इट इज़ गॉट इट। तो अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, यहाँ तक आपकी समझ में आई होगी, हम यही समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको कुछ लीप शताब्दी वर्ष भी देंगे, एलीप शताब्दी वर्ष भी देंगे, लीप वर्ष या एलीप वर्ष देंगे। हम कुछ डेट लिख रहे हैं, उनमें आप बताना कि कौन से शताब्दी वर्ष है, कौन से लीप शताब्दी वर्ष है, कौन से नहीं है, या कौन से एलीप है। और ये भी बताना कि किस में फरवरी 28 तारीख की होती है, किस में फरवरी 29 तारीख की होती है। जैसे हमने डेट लिखी दोस्तों, एक तो एक लिखी 1776, एक होती है 1796, 1800, 1900, 1996, 2000, 1500। 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ष दिए दोस्तों हमने आपको। अब इनमें से पता लगाओ कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा शताब्दी है, कौन सा शताब्दी है, और किस में फरवरी 28 तारीख होती है या किस में 29 की होती है। इसे करिए दोस्तों सोल्व।
तो चलते हैं दोस्तों, आप सोल्व कर लेना, अब हम करवाते हैं। अपने आप की एक बात बताई थी दोस्तों कि जिसके पीछे 2 डिजिट हो जीरो की, वो तो एक शताब्दी वर्ष होती है, और जिसके पीछे 2 डिजिट ना हो वो ओनली वर्ष होती है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, हमने क्या बताया था, हमने आपको दो चीज़ बताई थी कि लीप ईयर, यहाँ पर देखना दोस्तों कि लीप ईयर याद करने के लिए क्या करते हैं। लीप ईयर याद करने के लिए, लीपर्स याद करने के लिए एक तो हम 4 का भाग देते हैं और एक हम 400 का भाग देते हैं, और दोनों का भाग दे करके क्या निकालते हैं, हम रिमाइंडर 0 निकालते हैं। तो यहाँ तक आप क्या आई दोस्तों समझ में कि लीपर्स याद करने के लिए 4 का भाग और 400 का भाग देते हैं, रिमाइंडर 0 निकालते हैं। तभी फरवरी की कितनी तारीख की आती है, 29 तारीख की आती है। 4 का भाग देते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्ष में, और 400 का भाग देते हैं एक शताब्दी वर्ष में। यहाँ तक आप क्या ही समझ में दोस्तों, तो यहाँ तक आप क्या आ गई। अब देखते हैं आगे, ये क्या है, एक शताब्दी वर्ष है, ये एक सिर्फ साधारण वर्ष है। तो देखा दोस्तों, साल हमने देखा सर है कि ये 1776 है, ये एक सामान्य वर्ष है, ये एक लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसके पीछे 2 डिजिट जीरो की नहीं है। तो 1776 है। अब ये एक शताब्दी वर्ष तो है नहीं, एक या लीप वर्ष है। अब ये भी देखते हैं कि एक लीप वर्ष में क्या एक लीप वर्ष है या एक एलीप वर्ष है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा था, 4 से रिमाइंडर देके 4 से भाग दे करके रिमाइंडर 0 निकालेंगे। रिमाइंडर 0 आया तो एक लीप वर्ष, और यदि रिमाइंडर 0 ना आए तो एक एलीप वर्ष है। तो हमने देखा कि सर 1776 है, और 4 का रिमाइंडर भी कैसे याद करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट। हमने देखा सर 76 है, ठीक है सर। अब इसमें हम 4 का भाग देंगे, इसमें यदि हमने 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 एकम 4, एक बार बचा, कितना 3 बचा, 4 नाम 36, मतलब 4 का पूरा पूरा भाग गया। तो ये कैसा वर्ष हो गया, 4 का पूरा पूरा भाग गया तो एक लीप वर्ष हो गया, इट इज गुड। यदि एक लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी कितनी तारीख होगी, सर इसमें फरवरी 29 तारीख होगी। तो यहाँ तक का दोस्तों आप क्या ही समझ में। अब चलते हैं आगे, आगे आता है 1796। ये एक शताब्दी वर्ष नहीं है, एक साधारण वर्ष है। तो ये लीप है, ये लीप है, याद करते हैं दोस्तों, वही 4 लास्ट के 2 डिजिट, 4 का भाग दो, 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। देखिए दोस्तों, 4 दूनी 8, 2 बार गया, बचा कितना, एक बचा, 4 तो 16, मतलब 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये भी एक लीप वर्ष है, इसमें भी फरवरी 29 तारीख की है। तो हम समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ तक आपके आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों आगे, अब आप बताओ कि 1800 क्या एक साधारण वर्ष हो सकता है, या फिर यह एक सेंचुरी वर्ष है, यानी एक साधारण वर्ष है, ये एक शताब्दी वर्ष है। हम समझ गए दोस्तों, आपने अनुमान लगा लिया होगा कि एक शताब्दी वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो हमने देखा दोस्तों 1800 है, पिछाड़ी को हमने बताया था 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। अब यदि पिछाड़ी को शून्य है कि 2 डिजिट है, तो हम समझ गए कौन सा वर्ष है, ये सर एक शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है लीप शताब्दी वर्ष और एक होता है एलीप शताब्दी वर्ष। अब इसमें से देखते हैं कि ये एक एलीप है या लीप शताब्दी वर्ष है। तो हमने देखा सर लास्ट के 2 डिजिट एक शताब्दी वर्ष है। अब एलीप शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष याद करने के लिए एक ट्रिक था इसमें, क्या सर आपने बताया था कि जब कोई शताब्दी वर्ष होता है तो उसमें हम 400 का भाग दे करके रिमाइंडर निकालते हैं, और यदि हमारा रिमाइंडर 0 आया तो वो एक लीप शताब्दी वर्ष है, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो एक लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, तो वो कौन सा होगा, एक एलीप शताब्दी वर्ष होगा। तो देखो सर 1800 है, 1800 में क्या 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, 416, 416 बचे कितने, 2 वर्ष, 200 वर्ष ना सर, इसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। अब 400 का 200 में क्या दूंगा, 400 तो 200 से ऐसे ही बड़ी है, तो 400 का पूरा पूरा भाग नहीं गया। तो 1800 कैसा वर्ष है सर, 1800 एक एलीप शताब्दी वर्ष है, एक एलीप शताब्दी वर्ष है।
एलिफ सेंचुरी ईयर, एलिफ शताब्दी वर्ष। तो इसमें फरवरी कितनी तारीख की है? हमने देखा सर एलिफ शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है, तो फरवरी इसमें ओनली और 28 तारीख की आएगी। यहाँ तक दोस्तों आपकी समझ में आई। उसी प्रकार से दोस्तों 19 तारीख है, 1900 क्या शताब्दी वर्ष है या नहीं है? एक साधारण वर्ष है, 2 डिजिट है जीरो की, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष है तो 400 का भाग देंगे, 4 तो 16, 300 बचा ना सर, पूरा नहीं जा रहा, तो कौन सा हो जाएंगे? एक एलिफ वर्ष हो जाएगा, एलिफ शताब्दी वर्ष हो गई। एलिफ शताब्दी वर्ष है तो फरवरी कितनी तारीख की सर? फरवरी 28 तारीख की। उसी प्रकार से सर 1996 है, कोई शताब्दी वर्ष नहीं है सर, तो कैसा है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो 4 का भाग देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, 4 का भाग दिया सर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बचा, 416 मतलब पूरा पूरा भाग गया, पूरा पूरा भाग गया, तो कैसा वर्ष हो गया? एक लीप वर्ष हो गया सर। एक लीप वर्ष है तो फरवरी कितनी तारीख होगी सर? फरवरी की 29 तारीख होगी। इट इज गुड। अब आता सन 2000, क्या 2000 में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है? बताइए दोस्तों। हाँ सर, 400 में 2000 में 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, क्योंकि सर हाँ, एक बात और याद रखना दोस्तों कि हमने आपको बताया था कि यदि पिछाड़ी 2 डिजिट होंगी तो वैसे तो पोल नहीं, वही शताब्दी वर्ष होगा। नहीं सर, आगे आगे कुछ वर्ष ऐसे भी आते हैं, जैसे 2000 हो गया, 3000 हो गया, तो ये भी सर शताब्दी वर्ष है, क्योंकि इनमें जीरो चल रही है आगे। ऐसे तो 2 डिजिट के तो शताब्दी वर्ष होते ही है, लेकिन आगे फिर 3 जीरो भी, 4 जीरो भी ऐसे चलती रहेंगी, वो आगे वर्ष चलती रहेंगी बड़ी बड़ी, तो वो भी सब शताब्दी वर्ष होती है। ऐसे सामान्य तौर पे मानो जैसे 1996 है, इनमें कोई जीरो ही नहीं है, तो ये एक अशताब्दी वर्ष है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे 1206 हो गया तो बीच में जीरो हो गई, अबे ये नहीं, जैसे 1400 है, 14,000 है, ये सब शताब्दी वर्ष होती है। यहाँ तक ऐसे ध्यान रखना दोस्तों। तो उसी प्रकार से 2000 है, अब 2000 में 400 का भाग दो, तो 400 का क्या पूरा पूरा भाग जाता है सर? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 400 साढ़े 4 पंजे 20, हाँ सर, 400 का पूरा पूरा भाग जा तो रहा है सर। तो 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 2000 में, जैसे देखो 2000 है, नीचे 400 लिखा, उड़ाया जीरो से जीरो, 4 पंजे 20, हाँ सर पूरा गया, रिमाइंडर बच गया जीरो। तो हम समझ गए सर, क्या समझे? हम ये समझ गए कि ये एक शताब्दी वर्ष है। क्या सर? शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है। 2000 फरवरी 29 तारीख की। इट इज गुड इट, गुड इट। अब आती है दोस्तों एक और वर्ष, वो वर्ष है दोस्तों 1500। तो क्या 1500 शताब्दी वर्ष है? हाँ सर, एक शताब्दी वर्ष तो है। अब कैसी है, लीप ईयर है या ए लीप ईयर? देखिए दोस्तों, हमने इसमें 400 का भाग दिया, 4 तिया 12, कितने बचे? 300 बचे सर, 400 से कम रह गए सर, तो ये कोई शताब्दी वर्ष यानी लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। तो कैसा है? एक एलीप शताब्दी वर्ष है सर। एलीप शताब्दी वर्ष है तो फरवरी कितनी तारीख की? फरवरी ओनली फॉर सर 28 तारीख की। तो यहाँ तक दोस्तों आपके आई समझ में? बस हम आपसे यही उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी। एक मिनट। तो चलते हैं दोस्तों हम आगे। अब हम आपको कुछ वर्ड्स देंगे, उनमें आप ये पता लगाना कि इनमें से कौन एक लीप वर्ष होगा। तो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, हमने क्वेश्चन लिखा जैसे, इनमें से कौन एक लीप वर्ष है?
देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। 1882, 1998, 1784, 1681। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। 1882, 1800, 1992 और 1900। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। 1300, 1400, 1500 और 1600। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। 1323, 1333, 1343 और 1352। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर आपको कुछ वर्ष दिए, तो उनमें से आप ये याद करना कि इनमें से कौन कौन से लीप वर्ष है और कौन कौन से लीप वर्ष नहीं है। इसके बाद में दोस्तों, अब आप इनको कर लेना। अब इसके बाद में अगली क्लास लेंगे सर, हम अगली क्लास लेंगे हम कल। तो चलते हैं दोस्तों, हम यही सोचते हैं दोस्तों कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं दोस्तों, इनको आप कर लेना, फिर हम कल आके सॉल्व कराएंगे, फिर चेक कर लेना आपके कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत हैं। चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।